जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले। वक्त चला जाता है, वक्त चला जाता है, लौट कर नहीं आता। रह तो जाती है केवल यादें। रह क्या जाती है? केवल यादें। तो समय रहते उस वक्त को जीतना है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी से तैयारी करने वालों के लिए ये पंक्ति काम की हो सकती है कि हम समय रहते ऐसी तैयारी को धार दें जिससे ये सफलता हमारे कदम चूमे। फिर ये सोचें कि उस वक्त ये नहीं किया, उस वक्त ये नहीं किया, फला कर सकते थे, वो कर सकते थे, यूं ये, तो वो सब नहीं। वक्त को जीतना है तो वक्त हमें जिताएगा। तो इसी बात पर बात करते हुए हम आज एक नई एक टेस्ट सीरीज जो हमारी ऑनलाइन असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है, उसके एक पेपर का सॉल्यूशन करने वाली बात लेकर आए हैं, जिसमें कुल 50 सवाल है। 25 सवाल फर्स्ट पेपर से जुड़े हुए हैं और 25 सवाल है वे हैं सेकंड पेपर से जुड़े हुए। हिंदी के 2 प्रश्न पत्र दोनों को एक साथ समेकित करके 25-25 सवालों के हिसाब से हर टेस्ट में यूनिट वाइज सिलेबस रहेगा, उसका बंटवारा रहेगा और उसमें से आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आपने कितनी धार दी है, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी बाकी है, उसका आकलन करने के लिए ये टेस्ट सीरीज बड़ी उपयोगी रहने वाली है। तो इसी टेस्ट सीरीज के एक टेस्ट पर हम बात करते हैं जो कि ये ऑनलाइन हमारा ही टेस्ट सीरीज है सहायक आचार्य हिंदी की, जो 1500 रुपए की है और जिसमें क्या रहेगा, परीक्षा तक के पेपर रहेंगे। परीक्षा तक, जिस दिन आपकी सहायक आचार्य हिंदी की परीक्षा होगी उस दिन तक का शेड्यूल इसमें रहेगा। और उसमें क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों समेकित है और दोनों का ये जो पेपर रहेगा ये हर 20 दिन के अंतराल में होगा। और उसके साथ ही साथ परीक्षा से पूर्व 4 बड़े टेस्ट लिए जाएंगे जो बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे। जैसा आरपीएससी का पेपर आता है वैसे के वैसे ये पेपर रहेंगे, चारों टेस्ट, 2 फर्स्ट पेपर के और 2 सेकंड पेपर के। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पेपर के 25 और सेकंड पेपर के 25 प्रश्नों के साथ ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें असंगत या ऐसा कोई कथन है जिसकी व्याख्या की आवश्यकता है, उसे एक नीचे उत्तर बताने के बाद उसका विश्लेषण दिया गया है। और ये एक टेस्ट यहाँ पर हम बोर्ड पर विश्लेषण कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के और प्रश्न आगे की टेस्ट संख्या में रहेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इस टेस्ट पेपर का वो इस प्रकार से है, अपभ्रंश के बारे में असंगत है। यानी भाषा की जो पहली यूनिट है अपने पहले पेपर की, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक से ये प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। और पहला ही सवाल है, अपभ्रंश के बारे में असंगत है। अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश यानी पूरी तरह से टूटा हुआ, पूरी तरह से गिरा हुआ, बिखरा हुआ। तो अपभ्रंश का अर्थ बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तत्व उसे पंडितों ने अपभ्रंश या अवहट या अपभ्रष्ट नाम से अभिहित किया। बिल्कुल सही है। प्राकृत की तुलना में जो ध्वनि की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से थोड़ी सी ये जो परिवर्तित भाषा हो गई थी, थोड़ी आसान हो गई थी, आम बोलचाल की भाषा थी, उसी को अपभ्रंश विद्वानों ने कहा। किसी ने अपभ्रष्ट कह दिया, किसी ने विभ्रष्ट कह दिया, किसी ने अवहट भी कह दिया था। और अगला है,
अपभ्रंश प्राकृत तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। यानी प्राकृत, अपभ्रंश से पहले क्या थी? प्राकृत। मध्यकालीन भाषाएं कितनी है? मध्यकालीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं सबसे पहले आती है पाली, मध्यकालीन। दूसरी आती है प्राकृत और तीसरी आती है अपभ्रंश। यहां से ये इस प्रकार से भी सवाल आता है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं में तीसरे स्तर पर कौन सी है? तो कौन सी होगी? अपभ्रंश। और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तो देखिए 2 नंबर पर प्राकृत आई है मध्य, 1 हो गई पाली और 3 हो गई अपभ्रंश। और इनके जस्ट बाद क्या आती है? आधुनिक आर्य भाषाएं शुरू हो जाती है। तो आगे आधुनिक आर्य भाषाएं है, नेक आर्य भाषाएं। तो फिर इधर प्राकृत थी, इधर आधुनिक आर्य भाषाएं है और बीच में कौन है? अपभ्रंश है। तो सीधी सी बात है, ये कड़ी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच कड़ी का काम अपभ्रंश कर रही है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो 3 कथन बिल्कुल सही हो गए। तो अब चौथा है, वो है भाषा के अर्थ में अपभ्रंश नाम का प्रयोग 5वीं शताब्दी में मिलने लगा। नहीं, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में मिलने लगा। कब मिला? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी से अपभ्रंश नाम का प्रयोग मिलता है, क्योंकि 500 ईस्वी तक तो क्या थी? प्राकृत मौजूद थी। प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत के भी नाम की बात करें तो प्राकृत के 2 रूप चले। प्रथम प्राकृत जिसे पाली कहा गया और द्वितीय प्राकृत जिसे अक्सर प्राकृत कहा जाता है। तो वो पहली ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक जिसका काल रहा वो प्राकृत थी। और यहाँ 6ठी शताब्दी में प्राकृत का जो अगला रूप, जो परिवर्तित रूप आता है, उसी को अपभ्रंश कहा जाता है। और अपभ्रंश नाम भी इसी समय से मिलने लगा था। तो यहाँ 5वीं की जगह क्या आएगा? 6ठी शताब्दी आएगा और उत्तर हो जाएगा डी। फिर है अपभ्रंश की विशेषता नहीं है, यानी अपभ्रंश की विशेषताओं में गलत कौन सा है? तो देखिएगा, अ का पूर्वी तथा पश्चिमी अपभ्रंशों में एवं विवृत भेद था। संवृत कौन से होते हैं? जिसमें अपेक्षाकृत मुंह बंद रहता है, बोलते हैं तब मुंह बंद रहता है और इसमें खुला रहता है। मुख विवर जो है वो संवृत में लगभग बंद की तरह रहेगा और विवृत में खुला हुआ, ऐसे खुला हुआ रहेगा। तो जो था अपभ्रंश में, वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों में संवृत विवृत का भेद था। और री का लिखने में तो प्रयोग था, ऋषि बाबा लिखने में तो थे, लेकिन उच्चारण उसका र की छोटी ई की मात्रा री हो चुका था। क्या हो चुका था? री हो चुका था। बिल्कुल सही बात है। और श का उच्चार केवल मागधी, संभवतः पूर्वी मागधी में ही था। श मागधी में था और स से सड़क जो है, दंते है, ये कहाँ था? पश्चिमी। पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें क्या था? सदंते का प्रयोग चल रहा था। किसका था? पश्चिम में किसका बाहुल्य? सदंते वाले का आज भी बाहुल्य है पश्चिम में। फिर है बलात्मक सुराघात समाप्त हो चुका था। नहीं, ये तो आया था। और संस्कृत कैसी थी? देखिए, संस्कृत संगीतात्मक थी। संगीतात्मक स्वराघात धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। ये समाप्त हो रहा था। ये क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। और उसकी जगह विकसित क्या हो रहा था? विकसित हो रहा था बलात्मक स्वराघात। तो देखिए, संगीतात्मक स्वराघात का तो अंत हो रहा था,
और विकास किसका हो रहा था? बलात्मक सौराघात का हो रहा था। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे उल्टे करके ये शब्द उठाकर यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, ऐसे बदल कर सवाल दिए जाते हैं और आजकल तथ्य कम और अवधारणाएं ज्यादा पूछी जाने लगी है। आरपीएससी का यही पैटर्न चल रहा है। अगला सवाल है, अवहट के नामकरण के बारे में सत्य कथन नहीं है। अवहट के नामकरण की बात हो रही है। अवहट कौन सी है? अवहट उत्तरकालीन अपभ्रंश को क्या कहते हैं? उत्तरकालीन अपभ्रंश को क्या नाम दिया गया? अवहट नाम दिया गया। अधमाण, इसे अवहट कहते हैं। अधमाण ने क्या लिखा? संदेश रासक, संदेश रासऊ भी कहा जाता है। और इसमें इन्होंने अवहट शब्द का प्रयोग किया था। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा है। गद्य रचनाओं में से एक है वर्ण रत्नाकर, और ये भी अवहट कहते हैं। 14वीं शताब्दी में इन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा। अधमाण ने 12वीं शताब्दी में लिखा था संदेश रासक, जिसमें अवहट कहा था। और दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखते हैं, बनारस के आसपास की बोली जिसमें है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर पंडित द्वारा लिखा गया है। और इसमें इन्होंने एक क्या कहा है? अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कहा है। दो नाम दिए थे, अपभ्रंश भी कहा है और अपभ्रष्ट भी कहा है। अपभ्रष्ट भी आता है लिखा हुआ और अपभ्रंश भी आता है, दोनों आते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही है। अपभ्रष्ट मिले तो भी दामोदर पंडित के अनुसार सही है और अपभ्रंश मिले तो भी सही है। और अगला देखिए, विद्यापति 14वीं शताब्दी में होते हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। और इन्होंने, हम सब जानते हैं, अपभ्रंश के बारे में क्या कहा था? देसिल बैना सब जन मिठा। देसिल बैना सब जन मिठा, यानी देसी वाणी सबको मीठी लगती है। देसी वाणी सबको मीठी लगती है और इसीलिए तैतेसन जंपो अवहट्ठा। इसीलिए सभी क्या जपते हैं? अवहट जपते हैं, अर्थात अवहट में लिखते हैं, अवहट में जाप करते हैं। ये बात कौन कहते हैं? अवहट्ठा शब्द का प्रयोग आएगा। देसिल बैना सब जन मिठा। देसिल बैना सब जन मिठा, तैतेसन जंपो अवहट्ठा। अवहट्ठा, तैतेसन जंपो अवहट्ठा। देसिल बैना सब जन मिठा, तैतेसन जंपो अवहट्ठा। इस प्रकार से कौन लिखते हैं? विद्यापति। शब्द क्या आया? अवहट्ठा। क्या शब्द आया है? अवहट्ठा। अवहट्ठा आया है। और यहाँ क्या लिखा है? अपभ्रंश, तो यहाँ अवहट होगा। क्या कहा विद्यापति ने? अवहट कहा था। अवहट के नामकरण के बारे में विद्यापति अवहट कहते हैं। और इसके बारे में क्या कहते हैं? देसिल बैना सब जन मिठा। देसिल बैना सब जन मिठा। कई बार ये सवाल पंक्ति के रूप में पूछा गया है। देसिल बैना सब जन मिठा, तैतेसन जंपो अवहट्ठा। मागधी से उद्भूत आधुनिक भाषा नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा का, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये टॉपिक है। और इसी कारण से हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अपभ्रंश आदि के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का उद्भव कहाँ से माना गया है? अपभ्रंश से। तो वहां से एक आध सवाल बनने की संभावना तो रहती ही रहती है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक से सवाल तो आएगा ही। तो शुरुआत से कहीं से भी आ सकता है। तो देखिए, ये आसान सा सवाल है
मागधी से उद्भूत आधुनिक भाषा नहीं है। तो बंगाली है, भोजपुरी है, उड़िया है, ये सब किससे है? मागधी से है। बंगाली, बिहारी, असमिया, भोजपुरी, उड़िया। लेकिन जो पूर्वी हिंदी है वो किससे है? अर्ध मागधी से। अर्ध मागधी से कौन सी है? पूर्वी हिंदी। अर्ध मागधी से कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से कौन सी आधुनिक भाषाएं हैं? तो कौन सी होगी? तीन ही है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी अवध में क्या है? बाघों की आंधी आई है। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ में बाघों की आंधी आई है। आंधी मतलब अवधि। प्रकार से कैसे भी करके हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, बंगाली, बिहारी, असमिया, भोजपुरी, उड़िया, ये सब तो मागधी से है, जबकि पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से है। और अर्धमागधी से है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? पूर्वी छत्तीसगढ़ में, यानी पूर्वी हिंदी से क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी बोलियों के घनिष्ठ संबंध के बारे में असंगत कथन कौन सा है? देखिए, कौन सा असंगत है? मेवाती का हरियाणी से बिल्कुल। अलवर है, अलवर से आगे हरियाणा नजदीक है, तो हरियाणा नजदीक है तो हरियाणवी का प्रभाव होगा ही होगा। हरियाणा नजदीक है तो हरियाणवी का प्रभाव तो होना ही होना है। इस वजह से मेवाती का हरियाणवी से घनिष्ठ संबंध है। हरियाणवी शब्द होगा यहाँ पर, इस वजह से सही नहीं आ रहा है। ढूंढाड़ी का ब्रज भाषा से बिल्कुल, ब्रज प्रदेश के नजदीक ही ढूंढाड़ी वाला जो प्रदेश है वो ढूंढाड़ प्रदेश पड़ता है, तो यकीनन ढूंढाड़ी का ब्रज भाषा के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। और फिर आता है मालवी का बुंदेली से। मालवी तो बुंदेलखंड में ही बोली जाती है। हालांकि मालवी कहाँ की बोली है? राजस्थान की। लेकिन ऐसी बोली, सवाल भी बना हुआ है कि भी राजस्थानी की बोली है। कौन सी है? मालवी, जो अधिकतर राजस्थान से बाहर ही बोली जाती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, इंदौर, उज्जैन, इसके गढ़ है। और ये तो बिल्कुल सही हो गया। फिर है मारवाड़ी का मराठी से। नहीं है, मारवाड़ के नजदीक क्या है? हमारा गुजरात, तो गुजराती से है। गुजराती और मारवाड़ी, गुजराती व्यक्ति को बोलता सुनकर आपको लगे कि ये तो मारवाड़ के बिल्कुल टच हो रहा है, तो अचंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें घनिष्ठ संबंध है। गुजराती और मारवाड़ी के काफी सारे शब्द आपस में मिलते हैं। तो मारवाड़ी का घनिष्ठ संबंध किससे है? गुजराती के साथ है, न कि मराठी के साथ। तो ये हो जाएगा इसमें। फिर देखिए, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कोरवी किस बोली के नाम है? सीधी बात है, हिंदुस्तानी आया है, नागरी आया है, सरहिंदी आया है, कोरवी आया है, खड़ी बोली के नाम है। कई बार पूछा गया सवाल है, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी, कोरवी, ये सब किसके नाम है? खड़ी बोली के नाम है। हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कोरवी किस बोली के नाम हुए? खड़ी बोली के नाम है। आगे देखिए, मालवी के बारे में असंगत कथन है। कौन सी बोली की बात हो रही है? मालवी की। मालवी के बारे में असंगत पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। संज्ञा सर्वनामों के रूपांतर में मालवी आदर्श राजस्थानी से अलग है। संज्ञा सर्वनामों के रूपांतर में
मालवी आदर्श राजस्थानी से बिल्कुल अलग है, ऐसा कहा गया है। अगला कथन देखिए, शुद्ध मालवी कहाँ बोली जाती है? अभी हम बात कर रहे थे उज्जैन, इंदौर और देवास में बोली जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है। अगला देखिए, मालवी बुंदेली और मारवाड़ी के बीच की स्थिति है। बिल्कुल सही बात। बुंदेल प्रदेश में, बुंदेलखंड में ही बोली जाती है, तो वहां की नजदीक तो होगी होगी। उसके साथ ही मारवाड़ी ये इधर राजस्थान की प्रसिद्ध है, तो इन दोनों के बीच की स्थिति मालवी है। शुद्ध मालवी में ण नहीं बोला जाता। बिल्कुल सही बात है, ण शुद्ध मालवी में नहीं बोला जाता। और संज्ञा सर्वनामों के रूपांतर में मालवी आदर्श राजस्थानी के नजदीक है, अलग नहीं है, बिल्कुल निकट है, से निकट है, अलग नहीं है। तो यही यहाँ पर हो जाएगा असंगत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, आकार बहुला बोली कौन सी है? क्या पूछा गया है? आकार। आकार, आकार का मतलब क्या हुआ? आकारांत। आकारांत का मतलब क्या हुआ? मतलब आकारांत हो, ओकारांत हो, अंत में किसी भी शब्द के अंत में आता है। यानी कोई पंक्ति पूरी हो रही है, उसके अंत में कौन सी मात्रा आती है? अंत में आने वाली मात्रा। तो आकारांत मतलब आ ज्यादा आ रही है, अंत में कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा ज्यादा आ रही है। वो कौन सी है? बांगरू है। और बांगरू के साथ कौन सी है? खड़ी बोली। आकारांत कौन कौन सी है? मुख्य बोलियां है, उसमें आकारांत कौन सी है? खड़ी और बांगरू। बांगरू किसे कहते हैं? बांगरू कहते हैं हरियाणवी को। हरियाणवी, हरियाणवी क्या कहलाती है जी? हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। बांगरू हरियाणवी का ही दूसरा नाम है। और ये कैसी है? आकारांत है, जैसे कि खड़ी बोली भी आकारांत है। बाकी सब ये राजस्थानी, ब्रज, कन्नौजी, ये सब के सब ओकारांत है। क्या है? ओकारांत। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी, ब्रज, कन्नौजी किस प्रकार की है? ओकारांत। किस प्रकार की भाषाएं है? ओकारांत। यानी जो बांगरू और खड़ी है वे आ की मात्रा से युक्त है। अंत में कौन सी मात्रा आती है? आ की। बाकी सब जो है उनमें ओकारांतता ही प्रधान रूप से रहती है। ओ की जगह ऊ कहीं हो सकता है, वो अलग बात है, बाकी कोई भी दूसरा आ जाए, लेकिन सामान्य तौर पर खड़ी बोली और बांगरू को छोड़कर सारी की सारी जितनी भी अपने हिंदी की भाषाएं, बोलियां है, वे ओकारांत अधिक है। अगला है, ब्रज भाषा के बारे में असंगत कथन है। ब्रज भाषा के बारे में असंगत मतलब गलत। गलत कथन कौन सा है? देखिए, ब्रज भाषा का संबंध सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से है। बिल्कुल सही बात है। सौर सैनी अपभ्रंश सूरसैन प्रदेश में बोली जाती है। सूरसैन प्रदेश जो है, सूरसैन प्रदेश में जो भाषा बोली जाती थी, जो अपभ्रंश जाती थी, उसे ही सौरसैनी अपभ्रंश कहा गया। और यहाँ पर इसका ब्रज भाषा से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ब्रज का गढ़ क्या है? सूरसैन प्रदेश ही ब्रज का गढ़ है। तो सौरसैनी का मध्यवर्ती रूप, कौन सा रूप? मध्यवर्ती रूप। तीनों में से मध्य का जो रूप है वो है कौन सा? ब्रज का। सौरसैनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप जो है वो ब्रज से जुड़ा हुआ है। और ब्रज भाषा में 11 स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है। नहीं, ब्रज भाषा में कितनी स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है? 12 स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है। कितनी होती है? 12। अब बाकी तो अपने वाले जैसी है, कुछ थोड़ी थोड़ी अलग है। तो कौन कौन सी 12 स्वर ध्वनियां हैं उन पर हम अगर बात करें तो ब्रज के स्वर अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है।
यहां तक तो बिल्कुल अपने हिंदी में भी ऐसा का ऐसा है, खड़ी बोली हिंदी के भी सेम के सेम है। अब यहां से परिवर्तन होंगे, ये हो गए कितने 6। अब यहाँ ए था, उसका एक आधा रूप है ए, ये होगा और फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा ए। वही बात ओ आऊ में भी है, ओ हो जाएगा और फिर आ जाएगा ओ, इस प्रकार से। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 6 और 2 8 और 2 10। और वैसे ही क्या होंगे, एक आएगा क्या आई और एक आएगा आऊं, ये इस प्रकार से बिंदिया लगकर ये हो गए कितने 10 और 2 होंगे आई आऊ आऊं। इस प्रकार से ये कितने हो गए 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये है ब्रज के स्वर, ये 12 के 12 इस प्रकार से रहते हैं। अगला क्या था देखिए, इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, अपभ्रंश से ही माना जाता है, सौर सैनी से। और समय क्या है जन्म का, 1000 ईस्वी के आसपास का। ब्रज का विकास 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 काल है, 3 कालों में इसे बांटा गया है। तो इस प्रकार के सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। खड़ी बोली नाम कैसे पड़ा, इस बारे में असत्य कथन कौन सा है, यानी खड़ी बोली का नाम खड़ी बोली क्यों है, इस पर अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं और उनमें से कौन सी बात गलत है ये हमें छटनी करनी है। असत्य कथन निकालना है, मतलब गलत कथन निकालना है। देखिए खड़ी मूलतः खरी है, खरी, और खरी किसे कहते हैं, आपने मारवाड़ी में खरी का अर्थ होता है शुद्ध, खरी यानी बहुत खरी है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, खरी यानी शुद्ध। खड़ी का अर्थ है जो खड़ी हो, खड़ी हो अर्थात खड़ी मतलब ऐसे पड़ी हुई, खड़ी पड़ी हुई का उल्टा, पड़ी मतलब ऐसे पड़ी नीचे गिरी हुई, और खड़ी मतलब ऐसे खड़ी, जो खड़ी हो, पड़ी का उल्टा खड़ी। फिर है कामता प्रसाद गुरु आदि के अनुसार खड़ी का अर्थ क्या है, खड़ी का अर्थ है, कामता प्रसाद क्या मानते हैं, कर्कश। कर्कश किसने माना है, ये सवाल पूछा गया है। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी का अर्थ क्या माना, कर्कश। कर्कश यानी बोलने में बढ़िया नहीं लगे, ऐसे लगे बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में बोली जा रही है, ऐसी यह बोली ब्रज की तुलना में कर्कश है, अतः यह नाम इसका पड़ा। यानी कौन सी बोली की तुलना में है, ब्रज की तुलना में। ब्रज बहुत मीठी है, इस वजह से इसे खड़ी कहा गया, इसकी आवाज की वजह से। तो तुलना यहाँ पर किससे हो रही है, ये भी महत्वपूर्ण है, ब्रज से हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात देखिए, ब्रज आकारांतता प्रधान है तो खड़ी ओकारांत प्रधान, सीधी बात है। अभी अभी पीछे हमने जो सवाल किया उसको हमने अगर ध्यान से देखा है तो ये गलत हो ही नहीं सकता। देखिए ये ब्रज आकारांत प्रधान नहीं है, आकारांत प्रधान कौन है, खड़ी खुद ही है, बात ही खड़ी की कर रहे हैं। खड़ी बोली आकारांत प्रधान है तो ब्रज क्या है, ओकारांत प्रधान है। और किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार आकारांतता नहीं, ओकारांतता नहीं, आकारांतता, आकारांतता की खड़ी पाई ने ही इसे नाम दिया है। यानी खड़ी पाई का नाम जो है वो किसने दिया है, आकारांतता ने। ये बात कौन कहते हैं, किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किशोरीदास वाजपेयी क्या कहते हैं, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। आकारांतता के कारण, आकारांतता में जो खड़ी पाई आती है, जैसे ये लिखा आकारांतता खुद लिखा हुआ है ना, इसमें ये खड़ी पाई आ रही है आ की मात्रा में, तो ये खड़ी पाई आई है, इस वजह से किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं कि इसका नाम खड़ी ही पड़ गया था। इस संबंध में संगत नहीं है,
ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गायों का समूह या चारागाह आदि है। बिल्कुल सही है। ब्रज का पुराना अर्थ क्या है? पशुओं या गायों का समूह या फिर उनके चरने के लिए जो चारा रखा जाता है, चारा गाह जो होते थे वो है। और जो ब्रज प्रदेश है वो किसका प्रदेश है? ग्वालों का प्रदेश है। तो ग्वालों का प्रदेश है जहां खूब सारी गायें थी, इस वजह से उसका नाम क्या है? वहां पशु है तो पशु चराने के लिए भी जगह चाहिए, तो इस प्रकार से उसका नाम क्या पड़ गया? ब्रज पड़ा। ये महत्वपूर्ण बात है। फिर देखिए ब्रज भाषा कहाँ का बोली जाती है? क्षेत्र देखिए, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी। अलवर बिल्कुल नहीं है, ट्रेन चलकर अलवर गई नहीं, भरतपुर गई। कहाँ गई? भरतपुर। ब्रज की ट्रेन कहाँ जा रही है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, वो सब आएंगे, उनके साथ भरतपुर, धौलपुर के आसपास बोली जाती है। इस प्रकार से आएगा। ये यहाँ पर अलवर आते ही ये पूरी की पूरी पंक्ति जो है वो असंगत हो गई संगत से। तो एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। एक एक शब्द जो लिखा हुआ है सामने उसको अच्छे से आंखें पूरी खुली रखकर पढ़ना होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। पहले ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा समझा जाए, उसे बार बार उसमें से और क्या प्रश्नोत्तर निकल सकते हैं उसका भी प्रयास किया जाए, तब जाकर सफलताएं, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती है। इसकी मुख्य उपबोलियां हैं भुक्षा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी। तो ये पूछा गया है कई बार कि भुक्षा और अंतर्वेदी किसकी उपबोलियां है? तो ब्रज की उपबोलियां है। मध्य युग में यह साहित्यिक भाषा थी। बिल्कुल। सूर वगैरह की भाषा कौन सी है? और तुलसीदास जो कि अवधि के इतने बड़े कवि है, अपनी अधिकतर रचनाएं ब्रज में लिखी। किसमें लिखी है? ब्रज में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि मध्य युग में ये, और रीतिकाल तो पूरा गढ़ है ब्रज भाषा का। रीतिकाल पूरा का पूरा किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में। मध्य युग में भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों आते हैं और दोनों में ब्रज भाषा का बड़ा ही सिरोधार्य रूप रहा है। ब्रज भाषा ही मुख्य भाषा के रूप में। रीतिकाल में तो पूरी तरह से ब्रज भाषा ही छाई हुई थी। ठीक, अगर भक्ति काल की बात करें तो अवधि और ब्रज दोनों चल रहे थे, लेकिन ब्रज का थोड़ा सा पलड़ा भारी था। क्योंकि तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने जहां अवधि में इतना बड़ा रामचरितमानस तो लिखा, लेकिन बाकी रचनाओं में उन्होंने ब्रज का प्रयोग किया, तो उन्हें कहीं ना कहीं ब्रज भाषा अच्छी लगती थी। भोलानाथ तिवारी जो बड़े भाषा वैज्ञानिक है, उनके अनुसार पिंगल के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह ब्रज भाषा का एक अन्य नाम है। बिल्कुल सही बात है। पिंगल को देव भाषा भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की एक टीका में पिंगल का प्रयोग परवर्ती अपभ्रंश के लिए है। बिल्कुल सत्य बात है। पिंगल या पिंगल शास्त्र का संबंध कविता से है, छंद को कहते हैं, और छंद का संबंध किससे है? कविता से। छंद किसमें प्रयोग होते हैं? कविता में। तो पिंगल या पिंगल शास्त्र का सीधा संबंध किससे रहता है? कविता से। जबकि और राजस्थान में डिंगल के अतिरिक्त ब्रज भाषा का भी काव्य भाषा के रूप में प्रयोग होता रहा है। अतएव वहां डिंगल के रूप साम्य पर ब्रज भाषा, इसको ब्रज भाषा के ही पुराने रूप को पिंगल कहा गया। जो कदाचित इसके पूर्व अपभ्रंश या शौरसेनी अपभ्रंश के लिए पिंगल का प्रयोग राजस्थान में आरंभ से ही होता रहा है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत क्या है? ये वाला पिंगल को देव भाषा नहीं, क्या कहा गया? याद आ गया होगा, नाग भाषा कहा गया है। क्या कहा है? नाग भाषा कहा गया है। देव भाषा नहीं कहा गया है। देव भाषा तो दिमाग की उपज है। कहा क्या गया है? कहा गया है नाग भाषा। यहाँ से सीधा सवाल गलत होता है। हम अगर ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं,
बार बार पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, सुनते हैं, तब जाकर ये बातें क्लियर होती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण नहीं करने वाले विद्वान है, यानी कि जो आधुनिक हिंदी भाषा है, आधुनिक भारतीय, जितनी हिंदी नहीं, सारी सारी भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले बड़े बड़े विद्वान कौन कौन है? तो हार्नले ने किया है, बिल्कुल, वेबर ने भी किया है, गिरिसन ने भी किया है, हमें पता है। उसके साथ साथ और किस किसने किया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है, इनका भी बड़ा योगदान है। इन्हीं के साथ धीरेन्द्र वर्मा भी करते हैं और भोलानाथ तिवारी जी भी करते हैं। ये बड़े बड़े नाम है जो भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन मैकेंजी कोई इतिहासकार है जिनका इन भाषाओं के वर्गीकरण से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, जिसमें यह है स्कूल व्याख्याता का कोर्स, जो अभी परीक्षा होने वाली है जून में। उस परीक्षा के लिए ऑनलाइन कोर्स अपना उपलब्ध है, जिसमें पूरा कोर्स करवाया गया है और उसके साथ ही साथ उसकी टेस्ट सीरीज भी है, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक धार दे सकते हैं। खूब सारी प्रश्नोत्तरी रहती है ऐप में भी, और खूब सारे नए तथ्य रहते हैं, अवधारणाएं रहती है, और फर्स्ट ग्रेड में किस तरीके का पेपर आता है उस तरीके से यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। अगला सवाल है, अवधि के क्षेत्र में क्षेत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है। अवधि की ट्रेन शुरू होती है लखनऊ से और कहाँ कहाँ अवध प्रदेश से शुरू होती है और कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, उसमें कौन नहीं आता, उसकी बात है। तो अवधि की जो ट्रेन है वो चलती है लखनऊ से, लखनऊ से चल पड़ी, फिर कहाँ गई? इलाहाबाद चली गई। कहाँ चली गई? इलाहाबाद। फिर फतेहपुर चली जाती है, इलाहाबाद, इलाहाबाद से फतेहपुर ट्रेन चल रही है, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, उन्नाव से चल लेती है बहराइच, गोड़ा, बस्ती, सीतापुर। ये ट्रेन आगे से आगे बढ़ती जा रही है, रायबरेली। इस प्रकार से ये जो अवधि की ट्रेन चल रही है अवधि भाषा की, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, बस्ती, बाराबंकी, उन्नाव, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सब कुछ आते हैं। लेकिन कौन नहीं आता? बिजनौर नहीं आता। बिजनौर किसका केंद्र है? बिजनौर मेरठ के आसपास पड़ता है और मेरठ किसका है? खड़ी बोली का। खड़ी बोली। एक बार सवाल आया था कि खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र ये है। प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो क्या होगा? खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र मेरठ होगा। क्या होगा? मेरठ। यह सवाल परीक्षा में, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में आया हुआ है कि खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र कौन सा माना गया है, तो मेरठ माना गया है। और अवधि की बात करें तो अवध प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अवध प्रदेश। इसमें और भी कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, सुल्तानपुर वगैरह और नाम भी हो सकते हैं, जो ट्रेन में साथ में जोड़ लिए जाए अगर छूट गए हो तो इस प्रकार से ये यहाँ से अक्सर सवाल पहले तो बहुत ज्यादा बनते थे, अब भी बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये तो प्रमुख है। किसी बोली का कौन कौन सा स्थान है जहां वो बोली जाती है, कौन सा स्थान है वो नहीं बोली जाती। तो ये इस प्रकार के सवाल तो आते रहते हैं, इसलिए ये इस प्रकार की ट्रेन चलाकर आप याद जरूर कीजिएगा। अगला हमारा सवाल है, हिंदी के विकास के क्रम में सत्य है। बिल्कुल आसान सवाल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि विकास क्रम किस प्रकार से रहा। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। थोड़ी और ढंग से बात करें तो भारत की
जो भाषाएं हैं, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अगर कहें, पहला क्या चला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो क्या थी, संस्कृत थी, संस्कृत। और संस्कृत का समय क्या था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक थी, 1500 ईस्वी पूर्व। ध्यान दीजिएगा, ईस्वी नहीं कह रहे हैं, ईस्वी में तो मध्यकाल आ गया था वो, ईस्वी पूर्व से लेकर कब तक, 500 ईस्वी पूर्व तक। बाद में पाली आ जाएगी जो मध्यकालीन में चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व का समय क्या है, भारतीय प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है। और वो भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। और संस्कृत के दो रूप है। पहली कौन सी है, एक नंबर पर आती है वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत का टाइम क्या है, वैदिक संस्कृत, और दूसरी है लौकिक संस्कृत। ये भी लगातार है। पहली है वैदिक। वैदिक क्यों है इसका नाम, सीधी बात है, किसकी भाषा है इसलिए वैदिक है, वेदों की भाषा होने के कारण। किसमें बोली जाती है, किसमें, किसकी भाषा है ये, वेदों की भाषा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वैदिक भाषा कहते हैं। और लौकिक जो रामायण महाभारत की भाषा है, जो वेदों के बाद जो आम जनता लोक में जो बोली जाती थी, जिसमें रामायण महाभारत आदि लिखी गई, वो है लौकिक संस्कृत। तो रामायण और महाभारत जो लिखी गई वो किस में लिखी गई थी, लौकिक संस्कृत में लिखी गई थी। और वैदिक जो संस्कृत है वो वेदों की भाषा है, जिसका समय क्या रहा, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी है वो किसका समय है, वैदिक संस्कृत का। और लौकिक का क्या होगा, 800 ईस्वी पूर्व से। देखिए ज्यादा यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना है, एक सन 800 को ही याद करना है। बाकी विभाजन कहाँ पर हो रहा है, 800 पर, तो केवल 800 को याद करना है। बाकी ये 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व याद है तो बिल्कुल श्योर है, हमारा सवाल बिल्कुल सही जाने वाला है। और 800 ईस्वी पूर्व से कब तक हो जाएगा, 500 ईस्वी पूर्व तक। तो देखिए अब उल्टे जा रहे हैं, क्योंकि पहले के समय की बात हो रही है ना, ईस्वी पूर्व चल रहा है तो 1 ईस्वी तक आएगा फिर आगे बढ़ेगा। तो ये तो बात थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, जो कि क्या थी, संस्कृत थी, और इसके वापस 2 पार्ट्स थे। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। तो मध्यकालीन बताइए आपको, भारतीय, यहां से भी सवाल पूछा गया, इसकी तीसरी सीढ़ी कौन सी है, अपभ्रंश है, भारतीय आर्य भाषा। तो कौन सी है, सबसे पहला स्टेप आता है पाली, जो 1 नंबर पर है, पहली। और इसका समय क्या होगा, यहाँ जो खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। कौन सी ईस्वी, 1 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, कहाँ तक, 1 ईस्वी तक। अब अगली क्या है, पाली। पाली को ही प्रथम प्राकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कई बार और गलत हो जाती है, ध्यान नहीं देते। प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है, पाली को ही। और द्वितीय प्राकृत किसे कहा जाता है, जिसे हम प्राकृत कहते हैं। और तृतीय प्राकृत कहा जाता है अपभ्रंश को। तो ये दूसरी हो गई प्राकृत और तीसरी हो गई हमारी अपभ्रंश। तो ये चला संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। संस्कृत वेदों की थी, बाद में रामायण आदि की थी, और फिर पाली है वो बौद्धों की है, बौद्ध धर्म। और प्राकृत किसकी है, जैन धर्म की। और अपभ्रंश में जैन भी है, और मिला जुला रूप आपस में चल ही रहा था। तो ये प्राकृत का समय क्या है, सीधी बात है, 1 ईस्वी से लेकर के और हो जाएगा 500 ईस्वी तक।
और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 तक, 1000 ईस्वी तक। और जो आधुनिक है वो 1000 से मोटी मोटी शुरू होती है। आधुनिक कहाँ से होती है? 1000 से शुरू हो जाती है। 1000 ईस्वी से कौन सी भाषाएं शुरू हो जाएगी? आधुनिक भाषाएं शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से अगला सवाल है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किस विद्वान के आधार पर किया? यानी धीरेन्द्र वर्मा किस विद्वान के वर्गीकरण को अपने भाषाई वर्गीकरण का आधार रखते हैं? तो सुनीति कुमार चटर्जी को। किसको रखते हैं? सुनीति कुमार चटर्जी ने भी 5 भागों में बांटा था और इन्होंने भी 5 भागों में बांटा है। सुनीति कुमार चटर्जी भी भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं? 5 भागों में। और धीरेन्द्र भी कितने भागों में करते हैं? 5 भागों में। लेकिन उसमें जो वापस विभाजन है उसमें कुछ अंतर है, लेकिन मुख्य आधार जो है वो सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को ही इन्होंने रखा है। अगर बात करें नाम की, कौन कौन से नाम रखे उसकी बात करें तो सेम नाम है जो सुनीति कुमार चटर्जी ने रखे, वही नाम धीरेन्द्र वर्मा ने रखे दोनों ने। उदीच्य था, सबसे पहला क्या था? उदीच्य। दूसरा था प्रतिचय। उदीच्य पहला नाम क्या था? उदीच्य। दूसरा है प्रतिचय। हालांकि यहाँ से अक्सर सवाल कम पूछे जाते हैं क्योंकि उद्भव और विकास ऐसा लिखा गया है, कोई फिक्स नहीं बताया गया है कि कहाँ से पूछा जाएगा। अगर अलग से बताया जाता, वर्गीकरण टॉपिक अलग दे रखा होता तो सवाल यहाँ से डेफिनेटली आता, लेकिन अलग से कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कभी हो सकता है सवाल उठा ले, तो मोटी मोटी बातें मोटे मोटे तौर पर अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए उदीचय, प्रतिचय और तीसरा है मध्य देशीय। क्या है? मध्य देशीय। ये अलग अलग जो वर्तमान आधुनिक जो भाषाएं हैं उनके उद्गम इधर से ही हुए हैं और ये इस प्रकार के नाम उदीचय, प्रतिचय, मध्य देशीय ये पहले रखे किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। और बाद में किसने रख दिए? बाद में रखे धीरेन्द्र वर्मा ने। एक नाम था प्राच्य और एक दक्षिण की थी, उनका था दक्षिणातय। दक्षिणातय। तो ये नाम तो सेम थी, लेकिन इन्होंने पूर्वी हिंदी को कहीं और रखा, पश्चिमी हिंदी को कहीं और रखा, सुनीति कुमार चटर्जी ने अलग अलग जगह, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी की जो अभी की है वो सारी की सारी यहाँ रखी। धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक हिंदी की पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आदि जो भी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है और उसके साथ ही साथ राजस्थानी है, बिहारी है, उन सबको किसमें रखा? इसी में। राजस्थानी भी भले लिख लें, राजस्थानी, बिहारी, इन सबको किसमें रखा? मध्य देशीय में। ये अंतर है यहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा और सुनीति कुमार चटर्जी में। लेकिन सुनीति कुमार पश्चिमी हिंदी को इधर रखेंगे, पूर्वी हिंदी को इधर रखेंगे, अलग अलग उन्होंने रखा है। तो ये काम धीरेन्द्र वर्मा ने एक जगह रखने का कर दिया। तो यहाँ से भी कई बार सवाल नेट वगैरह में तो अक्सर पूछा जाता है। मध्य देशीय में ही धीरेन्द्र वर्मा ने ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी आदि को रख दिया है। तथा मॉरिशस की हिंदी किस बोली पर आधारित है? किस बोली पर होगी? भोजपुरी पर, जो विदेशों में, देश में इतनी प्रसिद्ध नहीं जितनी विदेशों में भोजपुरी प्रसिद्ध है, और कोई दूसरी बोली प्रसिद्ध नहीं है। बोली होते हुए भी भोजपुरी विदेशों में सबसे अधिक प्रिय है। विदेशों में सबसे प्रिय बोली कौन सी है? वो है भोजपुरी। विदेशों में कौन कौन से देश है? देखिए, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इन सब में कौन से प्रकार की हिंदी ज्यादा बोली जाती है?
तो भोजपुरी। फिर है कौन सा सुमिलित नहीं है? जागृति कहाँ बोली जाती है? करौली में। जागरण करौली में दिया, करौली में। जागृति कहाँ है? करौली। और धावड़ी, धावड़ी उदयपुर में, बिल्कुल सही है। नागरचोल कहाँ है? सवाई माधोपुर। नागरचोल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और टोंक दूसरी है टोंक। नागरचोल जो है वो झुंझुनू में नहीं बोली जाती, शेखावटी बोली जाती है। और नागरचोल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है। और ये किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। और ढटकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जो मारवाड़ी की है। मारवाड़ी की उपबोली है ढटकी, जो पश्चिमी राजस्थान खासकर बाड़मेर आदि में बोली जाती है। और धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है। जागृति कहाँ बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। नागरचोल कहाँ बोली जाती है? असम आउटडॉक में। निम्नलिखित में से डिंगल की रचना नहीं है। राज रूपक डिंगल, राव जयसिंह छंद डिंगल, सगत रासो डिंगल, भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश काव्य है, जैन काव्य, जैन काव्य, जिसके रचयिता कौन? शालिभद्र सूरी। नाम कुछ याद आया? गणपति चंद्रगुप्त ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना है। शालिभद्र सूरी की लिखी हुई भरतेश्वर बाहुबली रास। बाकी तीनों किसकी है? डिंगल में लिखी गई रचनाएं हैं। खेराड़ी गौड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? खेराड़ी और गौड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। और कौन कौन सी है? शेखावटी है मारवाड़ी की, शेखावटी, देवड़ावटी। देवड़ावटी क्यों कहते हैं? सिरोही के जो देवड़ा जाति के लोग हैं, उसका नाम क्या है? देवड़ावाटी। लेकिन उपबोली किसकी है? मारवाड़ी की। ढटकी, ढटकी पूछा गया है राजस्थान जीके में, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान खासकर बाड़मेर में ढटकी बोली जाती है। जो सिंधी लोग हैं वे ढटकी बोलते हैं, उसे कहा जाता है ढटकी। और बीकानेरी, और इसके साथ ही खेराड़ी, गौड़वाड़ी, सिरोही भी, इसका जो देवड़ावाटी है इसी का कभी कभी नाम सिरोही, इसके कोष्टक में साथ साथ सिरोही चलता रहता है। तो ये सारी की सारी किसकी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियां कह सकते हैं, छोटी छोटी बोलियां इसको कह सकते हैं। उसके बाद राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क वर्ग में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो देखिए, राजभाषा नियम 1976 क्या कहता है? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार जो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार करे, या कोई राज्य केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार करे, तब वो किस भाषा का प्रयोग करेगा, उसके हिसाब से श्रेणियां विभाजित की गई। यानी केंद्र के साथ कोई राज्य, केंद्र या दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार किस प्रकार से करेगा, कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा, उस हिसाब से 3 श्रेणी में राज्यों को विभाजित किया गया। 3 श्रेणी। कौन कौन सी श्रेणियां थी? क, ख और ग। क श्रेणी में कौन से राज्य आएंगे? जो पत्र व्यवहार केवल हिंदी में करेंगे, केवल हिंदी। और ख श्रेणी में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग एक साथ करेंगे, वे आएंगे हिंदी और अंग्रेजी। और ग श्रेणी में केवल और केवल अंग्रेजी और उसके साथ अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, वे होंगे ग श्रेणी, अंग्रेजी और स्थानीय। तो
इस प्रकार से ये 3 श्रेणियां 1976 के राजभाषा नियम में हमारी भाषाई दृष्टि से बनी है। जो राज्य और केंद्र के साथ बात हो या फिर एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ बातचीत हो, तब वे पत्र व्यवहार किस प्रकार से करेंगे उसके आधार पर, और उसमें क वर्ग में कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो राजस्थान है, हिमाचल है, अंडमान निकोबार भी इसमें आता है, जबकि दादर नागर हवेली इसमें नहीं आता। बात करें तो क श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? 6 राज्य तो वे हो जाएंगे जो एक राज्य से दूसरा राज्य बना था, तो यूपी, एमपी और बिहार। इनसे बने जो उत्तराखंड, और उत्तराखंड इससे बना तो एमपी से बना झारखंड, और बिहार एमपी से बना छत्तीसगढ़, एमपी से बना है बिहार, दिमाग में आ गया था, एमपी से बन गया छत्तीसगढ़, और बिहार से बना झारखंड। अब देखिए ये हो गए 6, उसके अलावा एक है राजस्थान, ये हो गया राजस्थान, एक हो गया हरियाणा जहाँ हिंदी बोली जाती है, एक हो गया एचपी हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ और कौन से हुए? ये कितने हो गए? 6 और 3 9, तो ये हो गए। अब उसी के साथ और बाकी क्या रहा? हिमाचल हो गया, और एचपी मतलब हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, और एक दिल्ली। दिल्ली जो प्रदेश है वहां पर भी क्या बोली जाती है, मतलब पत्र व्यवहार दिल्ली का किस में होता है? तो वो भी क श्रेणी के तहत आएगा, केवल और केवल हिंदी में होता है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये एचपी, दिल्ली, ये जो प्रदेश है हमारे भारत के, उनमें हिंदी में ही पत्र व्यवहार होगा। तो ये किस श्रेणी में आएंगे? क श्रेणी में आएंगे। उसी प्रकार से ख है, उसी प्रकार से ग है, और सबसे अधिक राज्य ग श्रेणी में आते हैं। यह हमारे अध्यापक सेकंड ग्रेड का कोर्स है, जो कि मात्र 4500 रुपए का कोर्स है, जिसमें सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग ही सिलेबस करवाया गया है, जिसमें व्याकरण और जो पार्ट अलग है सेकंड ग्रेड का बिल्कुल उस पर विशेष जोर रहेगा। और जो इसके साथ जो ये दिखाया जा रहा है, ये हमारे ये एलेंडार क्लासेस का एक व्याकरण का कोर्स है, जो कई परीक्षाओं में काम आता है। कोई भी हो, भले कोई परीक्षा हो, ग्राम सेवक, अध्यापक, रीट, पटवारी, बोर्ड के एग्जाम्स हो, नवोदय की परीक्षाएं, नवोदय विद्यालय की जो टीजीटी, पीजीटी वगैरह जो होते हैं उनकी परीक्षा हो, केवीएस, इनके लिए सबके लिए उपयोगी व्याकरण 499 रुपए में व्याकरण पूरी तरह से करवाई जा रही है। तो इसका भी कोई फायदा उठा सकते हैं। आजकल जिस प्रकार की व्याकरण आती है उसी के अनुसार परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम व्याकरण करवा रहे हैं, और ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, जिसमें टॉपिक वाइज कोर्स करवाया जा रहा है। अगला सवाल है, संसद की राजभाषा के नियमों में परिवर्तन से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी का किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? सबसे पहले तो इस प्रकार की संसद की राजभाषा के नियम में कोई परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की मंजूरी उससे पहले लेना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी था? क्योंकि कोई भी भाषा वालों की संख्या कम हो गई है, वो अचानक से उसका अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए, वो हाशिए पर न चली जाए, इसके लिए ऐसा किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में है? 349 में। कौन से में? 349 में। 349 में ये प्रावधान है, परिवर्तन से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी
जरूरी है। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये 349 है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक भाषा द्वारा जो बोली जाती है भाषा को अचानक समाप्त होने से बचाने का प्रयास करना का प्रयास। यानी नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो झट से थोड़ा सा लगा कि ये कम बोली जा रही है, उसको समाप्त कर दिया जाए। इस बात को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रावधान है कि संसद की राजभाषा के नियमों में परिवर्तन करना है तो उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। ये अनुच्छेद है 349। कौन सा है? 349। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है कॉलेज प्रोफेसर का, जिसमें संपूर्ण कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। यूनिट वाइज सारी यूनिट्स पर पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाया जा रहा है। खूब सारी उसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी है और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जिस प्रकार से सवाल आरपीएससी में पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस करवाया जा रहा है। और इस कोर्स के साथ ही एक टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में चल रही है जो कि दोनों पेपर की एक साथ है, जिसका एक पेपर आज हम हल कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और टेस्ट सीरीज है हमारे पास, जो ये कोर्स लेने पर ये टेस्ट सीरीज और एक वो 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज जो कि फर्स्ट पेपर की ओनली फर्स्ट पेपर के 51 टेस्ट पेपर वाली टेस्ट सीरीज है। वो भी 51 में से 46 टेस्ट तो टॉपिक वाइज रहते हैं और जो बाकी के टेस्ट है वो पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग और पूरे आरपीएससी पैटर्न से बनाए गए हैं फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। तो वो एक टेस्ट भी है जो इस कोर्स के साथ फ्री दिया जाता है और ये टेस्ट भी है और संपूर्ण कोर्स को बिल्कुल विस्तृत और अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। खड़ी बोली नीरस है, उसमें छंदों का निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसी बात तो कौन कह सकते हैं? भारतेंदु युग के ही कोई कवि कहेंगे। और यहाँ देखें तो 3 ऑप्शन तो क्या है? भारतेंदु युग के है, राधा कृष्ण दास है, राधा चरण गोस्वामी है, भारतेंदु जी खुद है, श्रीधर पाठक जी भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं अक्सर। लेकिन इनमें से राधा चरण जी ने ये बात कही कि खड़ी बोली नीरस है, उसमें छंदों का निर्वाह नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो ऐसा समय था जब वे ब्रज का प्रयोग कर रहे थे कविता में। कविता में किसका प्रयोग हो रहा था? ब्रज का। और खड़ी में कविता कर्कश मानी जा रही थी, कर्कश मानी जा रही थी। जैसे कामता प्रसाद जी ने कर्कश कहा था, तो ब्रज की तुलना में ये कैसी थी? कर्कश लग रही थी इनको। इसलिए राधा चरण गोस्वामी ने ये बात कह दी कि खड़ी बोली नीरस है, उसमें छंदों का निर्वाह नहीं हो सकता। देवनागरी लिपि वो वर्तनी मानकीकरण के अनुसार असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है? तो देखिए पहला क्या है? कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों या प्रतिपादकों से पृथक लिखे जाते हैं। बिल्कुल लिखे जाते हैं। जैसे हो कि राज ने रमा को कुछ भी करण से, तो ये सब कारक चिन्ह जो है वो कैसे लिखे जा रहे हैं? प्रतिपादक से अलग ही लिखे जा रहे हैं। कैसे लिखे जा रहे हैं? अलग ही। तो बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा है सर्वनाम शब्द में कारक चिन्ह प्रतिपादक के साथ लिखा जाता है। बिल्कुल जैसे लिखा उसने, तुमसे, तुमने, कुछ भी लिखो साथ में ही आएगा। तो यहाँ कारक चिन्ह सर्वनाम शब्द के साथ आ रहा है और स्पष्टता रखने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भी स्पष्टता, दोनों शब्दों को अलग रखना है। माता पिता, तो हाइफन का प्रयोग होगा। माता और पिता अलग अलग होंगे। ये सोना, उठना,
एक साथ अगर सोना और उठना ऐसे लिख दिया गया तो इस जोड़े का पता ही नहीं लगेगा। सोना उठना ऐसे लिखा तो स्पष्ट नहीं होगा, अस्पष्ट होगा। क्या होगा? अस्पष्ट। तो स्पष्टता रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाइफन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ भी सर्वनाम के साथ या कहीं भी कोई इस प्रकार से जहां जरूरत हो, वहां स्पष्टता रखने की जरूरत हो, वहां पर हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। हाइफन इस प्रकार से लगाया जाता है। और जब किसी सर्वनाम शब्द के साथ दो कारक चिन्ह आते हैं, दो कारक चिन्ह आ जाए तो दोनों चिन्ह प्रतिपादक के साथ लिखे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखे जाते। एक उसके साथ लिखा जाएगा, जैसे ऐसे लिखा उनमें, यहां तक ठीक है, उनमें साथ में आ गया, लेकिन से इसके साथ नहीं आएगा। से ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? उनमें से, उनमें से, ये हो गया उनमें और से। इस प्रकार से अलग करके, तो एक तो साथ में आएगा, एक साथ में आएगा और दूसरा अलग आएगा। दोनों साथ नहीं आएंगे, एक साथ आएगा और दूसरा कारक चिन्ह जो है वो अलग आएगा। निम्न में से गलत है 43 बिल्कुल सही है, 43 को कहते हैं। 59 बिल्कुल सही है, 59 92 बिल्कुल सही है, और 75 सही नहीं है, 75 इस प्रकार से लिखा जाता है 75। तो ये गलत है, सीधी सी बात है। ये भी मानकीकरण में है, तो इस प्रकार के भी अंकों का भी सवाल बन सकता है। इस प्रकार से ये जो हमारा टेस्ट है उसका पहला चरण पूरा होता है, जिसमें हमने 25 सवालों पर बात की है। अगले चरण में अगले 25 सवाल जो साहित्य इतिहास के होंगे उन पर बात करेंगे। ये सवाल रहे हिंदी भाषा के उद्भव, विकास, उसके साथ ही साथ बोलियों से जुड़े हुए, उसके साथ ही साथ मानकीकरण से जुड़े हुए सवाल थे।